बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान पानी चोरी के बाद जो सबसे बड़ा मसला समझा जाता है वो बॉर्डर किलिंग का समझा जाता है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अब तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा बांग्लादेशी शहीद हो चुके हैं बीएसएफ की फायरिंग में। और अजब बात यह है कि कहने को तो बांग्लादेश इंडिया का फ्रेंडली मुल्क है, यानी ऑफिशियली इंडिया कई बार ये चीज़ कहता भी रहा है, ऑफिशियली वो कहते रहते हैं, उनका हर प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है कहता रहता है कि ये हमारा मित्र देश है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी अजब बात देखें कि चाइना वाले बॉर्डर पर इंडिया वेपन्स कैरी नहीं करता। ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ पड़ा है कि नॉन लीथल वेपन्स फ्रंट लाइन सोल्जर्स यूज़ करेंगे। वहाँ पर भी दोनों मुल्कों के जो सिटीजन्स होते हैं वो एक दूसरे के इलाकों के अंदर आ जाते हैं। अक्सर आप खबरें सुनते होंगे कि जी चाइनीज़ जो तिब्बत के लोग थे वो घुस के आ गए और बीएसएफ जो थी उन्होंने वापस कर दिया। वहाँ पर इंडो तिब्बतियन फोर्स है वहाँ पर इंडिया के असल में, तो उन्होंने वापस भेज दिया उनको। या फिर इंडिया के लोग अरुणाचल प्रदेश के वहाँ चले जाते हैं तो उनको चाइनीज़ वापस कर देते हैं। ये आप सुनते रहते हैं खबरें। लेकिन यहाँ पे देखें बांग्लादेश फ्रेंडली मुल्क है, इंडिया का सो कॉल्ड फ्रेंडली मुल्क है इंडिया के नज़दीक, लेकिन फिर भी यहाँ पर फ्रंट लाइन सोल्जर्स को घातक लीथल वेपन्स जो हैं वो दिए गए हैं और वो उनका यूज़ भी करते रहते हैं। अब कल ये खबरें आ रही हैं कि एक और शहादत हुई है, एक और बांग्लादेश का नौजवान 21-22 साल का, उसको बीएसएफ ने गोलियां मार दी हैं। इससे 2 दिन पहले 29 दिसंबर को भी यही वाकया पेश आया जब 15 साल का और 26 साल का नौजवान बॉर्डर पर मारा गया बीएसएफ की फायरिंग से। इस साल 16 लोग बांग्लादेश के जो है वो शहीद हो चुके हैं इंडियन बीएसएफ की फायरिंग में। गुज़िश्ता साल भी 22 लोग शहीद हुए थे। तो कुल मिला के सिर्फ 2 सालों का ही डेटा उठा के देख लें अगर, तो तकरीबन 38 लोग जो है बांग्लादेश के वो मारे जा चुके हैं बीएसएफ के हाथों, और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी सितंबर के अंदर ही शेख हसीना गई हुई थी इंडिया, और बड़ा उनका आपने हैप्पी उनकी पिक्चर्स देखी, वो एयरपोर्ट पर कुछ ट्रेडिशनल डांस भी कर रही थी खुशी से, और बड़े लंबे चौड़े जो है भाषण दिए गए। और एक अहम जो एक उनके दौरे की बात थी वो ये भी थी कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने ये एग्री किया था कि ज़ीरो किलिंग पॉलिसी हम जो है वो एडॉप्ट करेंगे। सितंबर के अंदर उन्होंने ये कहा, और उसके बाद अब तक जो है 2 से 3 वाक़यात पेश आ चुके हैं, 29 को भी, और अब जो है 2023 के अंदर भी ये वाक़या पेश आया है कि किलिंग्स वहाँ पर हुई हैं। ये जो रिसेंट किलिंग्स हुई हैं इसमें बीएसएफ की जानिब से कोई ऑफिशियल तो डेटा नहीं दिया गया, लेकिन माना ये जा रहा है कि कैटल स्मगलिंग का जो ट्रेडिशनल इल्ज़ाम लगता रहता है, जब भी बॉर्डर पर किलिंग्स होती हैं तो उनके ऊपर कैटल स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगता है कि ये कैटल स्मगलर्स थे जिनको बीएसएफ ने निशाना बनाया है। तो हो सकता है कि इनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगे। लेकिन मैं यहाँ पर वैसे ब्रॉडर व्यू में तफसील से इस पे बात कर चुका हूँ कि असल में जो कैटल स्मगलिंग हो रही होती है उसमें ज़्यादातर जो है बीएसएफ के अपने लोग मुलविस होते हैं। बीएसएफ एज अ इदारा नहीं, एज अ इंस्टीट्यूशन नहीं, लेकिन उनके अंदर इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इस धंधे में मुलविस होते हैं। ये बड़ी एक प्रॉफिटेबल पोस्ट होती है बांग्लादेश के बॉर्डर के पास अगर किसी की पोस्टिंग लगती है तो, क्योंकि यहाँ पर स्मगलिंग के ज़रिए माल बनाने का बड़ा चांस होता है। तो कई बार ये रिपोर्ट्स इंडियन मीडिया खुद शाया कर चुका है कि बीएसएफ के लोग पकड़े भी गए हैं, उनको निकाला भी गया है, उन पर कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं कैटल स्मगलिंग में भी, और वहाँ जो पाकिस्तानी बॉर्डर है वहाँ पर भी ड्रग्स की स्मगलिंग के हवाले से भी कई बीएसएफ के लोग पकड़े गए हैं पहले भी। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो ये भी इल्ज़ाम लगाती रही हैं कि बीएसएफ के लोग खुद ही बेगुनाह लोगों को वहाँ पर टारगेट करते रहते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए भी हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यानी उनको कागज़ों में कुछ दिखाना होता है कि देखें कैटल स्मगलर जो थे वो भाग रहे थे तो पीछे से हमने उन पर ये इस तरह से कार्रवाई की, ये गोलियां मारी वगैरह वगैरह। तो ये दिखाने के लिए वो फिर बेगुनाह लोगों के ऊपर भी इस तरह कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। ये इल्ज़ामात उनके ऊपर बाय द वे लगते रहे हैं। नाउ दुख की बात यह है कि हाईएस्ट लेवल पर अश्योरेंसेस देने के बावजूद भी आप देखें शेख हसीना, अब इनसे बड़ा तो लीडर नहीं है ना, यानी अगर आप पावर हिरार्की देखें बांग्लादेश की तो सबसे बड़ा लीडर ये है, और उधर से है मोदी साहब। प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से बात की सितंबर के अंदर दौरे के दौरान,
और उसमें कहा गया कि जी 0 डेथ वाली जो है हम पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। तो फिर भी आप देखें उसके 1-2 महीने के बाद ये हो रहा है ना। ये अवामी लीग के लिए थोड़ा सा खतरनाक यूं भी हो सकता है पॉलिटिकली, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं, और ये जो बॉर्डर किलिंग्स के वाकयात हैं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया को वैसे भी पसंद नहीं किया जाता बांग्लादेश के अंदर। और बाय द वे ये आपको मैं बात बता दूं कि इंडिया के जो बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो पहले ही ये बात लिखना शुरू हो गए हैं कि बीएनपी वाले बड़ी बड़ी रैलियां जो है वो अरेंज कर रहे हैं। और ये भी रिपोर्ट हो रहा है इंडियन मीडिया में कि इंडिया बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुका है, लिहाजा अवामी लीग को सपोर्ट जो हम ओपनली करते रहते हैं ना, उससे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या कम से कम हमें देखना चाहिए कि पब्लिक की जो पल्स है वो किस तरफ जा रही है। मैं आपको मिसाल के तौर पर 1-2 जो बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनकी ज़रा सा आपको रेफरेंस दिखाना चाहूँगा। इस वक्त इंडिया के टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है द इंडियन एक्सप्रेस। उन्होंने अभी 1-2 हफ्ते पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगाया था कि दी पॉलिटिक्स बिहाइंड बांग्लादेश प्रोटेस्ट, और उसमें अब देखें वो क्या लिख रहे हैं। एक कमाल का जुमला उन्होंने लिखा हुआ है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। वो कह रहे हैं कि हर अपोनेंट्स, यानी शेख हसीना के जो अपोनेंट्स हैं उनके लिए कह रहे हैं, हर अपोनेंट्स सी दिल्ली एज बैकिंग अ लीडर हु हैज अनडेमोक्रेटिक टेंडेंसीज and her as causing up to a Hindutva government whose political language is seen as embedded with invectives against Bangladeshis। यानी कि इंडिया का जो फैक्टर है ना, इंडिया की सपोर्ट की वजह से शेख हसीना वहाँ पर मजीद अनपॉपुलर हो रही है। ये वहाँ पर इंडिया के अंदर इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि हिंदुत्व रिजीम चूंकि वहाँ पर पहले ही अनपॉपुलर है, और ऊपर से इस फैक्टर की वजह से, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सरकार है उसको हिंदुत्व सरकार माना जाता है कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाली सरकार है, क्योंकि वैसे भी बीजेपी जो है वो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है और आरएसएस का ही हिंदुत्व का नज़रिया है। तो इंडिया के अंदर भी ये एहसास है कि इस फैक्टर की वजह से फिर वो ज़्यादा जो है वो अनपॉपुलर हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब इंडिया के अंदर भी ये सोच पैदा हो रही है कि जो अपोनेंट्स हैं अवामी लीग के, उनके साथ भी इंडिया को चैनल्स अपने खोलने चाहिए। वैसे तो है उनके ऑलरेडी कहीं ना कहीं छोटे लेवल पर ही सही उनकी बातचीत रहती है इंडिया की तमाम पार्टियों से, लेकिन ये है कि मेजर सपोर्ट उनकी जो है वो अवामी लीग पे रही है। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा है, लेकिन ये भी अब सोच पैदा हो रही है कि दूसरी पार्टियों के साथ भी इंडिया को कम से कम इतने रिलेशन रखने चाहिए कि ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान वाला हिसाब किताब हो जाए कि गवर्नमेंट चेंज हुई तो इंडिया बिल्कुल ही ठोस हो गया वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह का माहौल बन जाए कि अपोनेंट्स पावरफुल हो जाएं और फिर हम देखते ही रह जाएं, क्योंकि ऐसा होता रहा है रीजन में। इंडिया के साथ एक से ज़्यादा मर्तबा हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर ऐसा हो गया, देखते ही देखते गेम पलट गई वहाँ पे। नेपाल के अंदर ऐसा हुआ है, शेर बहादुर साहब के ऊपर इंडिया ट्रस्ट कर रहा था, रिलाय कर रहा था, उनके आने पर खुशियाँ मना रहा था, लेकिन अब शेर बहादुर के जो अपोनेंट्स हैं वो आ गए वहाँ पर सरकार में। तो ये होता रहा है वहाँ पर। इसी तरह श्रीलंका के अंदर देखते ही देखते गवर्नमेंट जो है वो बदल गई थी। म्यांमार के अंदर देखते ही देखते आप देखेंगे मिलिट्री जनता वालों की अपनी सियासी पार्टी होती थी, लेकिन उन्होंने कोई ज़्यादा सीटें हासिल नहीं की थी इलेक्शन के अंदर, और आंग सान सू की बड़ी मेजॉरिटी से जीती थी। लेकिन उसके बावजूद जो पॉलिटिकल मैप है वो मिलिट्री जनता के फेवर में आ गया, मतलब फाउल प्ले ही सही लेकिन आ गया उनके फेवर में। तो ये भी इंडिया के अंदर कुछ जो स्कॉलर्स हैं वहाँ पर वो थ्योरी दे रहे हैं कि हमें अपोनेंट्स जो हैं उनके साथ भी थोड़ा सा रिलेशंस बना के रखना चाहिए। हो सकता है कि कल को हमें इन्हीं से काम चलाना पड़े आगे चल के। ना शेख हसीना रहती है सरकार में या इनके जो विरोधी हैं वो आते हैं, द मेन थिंग इज दैट ये जो पानी चोरी के इशू हैं और ये जो बॉर्डर किलिंग के इशू हैं ये एज इट इज रहे हैं, यानी ये हल नहीं हो रहे। जो भी वहाँ पर सरकार आती है बांग्लादेश में उनको कम से कम इन रियल इश्यूज को हल करना चाहिए। बांग्लादेश के दरिया सूखते जा रहे हैं और वहाँ पर पानी जो डाउन स्ट्रीम में आ रहा है वो बहुत ही कम से कम होता जा रहा है, और फ्लड्स के दिनों में तो सारा पानी ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, सारे गेट्स खोल दिए जाते हैं ऊपर से इंडिया की जानिब से। ये मेन इश्यूज़ हैं, बॉर्डर किलिंग्स मेन इश्यूज़ हैं। जो भी सरकार आती है उनको इन मेन मुद्दों पे पहले फोकस करना चाहिए।